वेलकम बैक फ्रेंड्स, माई सेल्फ दीपक कुक्कड़ एंड यू आर वाचिंग बायो एनिग्मा अनकवर्ड। पिछले लेक्चर में हमने बात की थी अमाइनो एसिड्स के स्ट्रक्चर और अमाइनो एसिड्स की क्लासिफिकेशन की। आज उसी को आगे बढ़ाते हुए हम बात करेंगे ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अमाइनो एसिड्स। तो आज के लेक्चर में हम बहुत सारे छोटे छोटे टॉपिक्स के डिस्कस करेंगे कि ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, किस तरह के मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं या ऑप्टिकली इनएक्टिव होते हैं, और अमाइनो एसिड्स खास करके या शुगर मॉलिक्यूल्स होते हैं वहां पर ऑप्टिकल एक्टिविटी या ऑप्टिकल प्रॉपर्टी को स्टडी करने के लिए किस तरह के नोमेनक्लेचर या क्लासिफिकेशन सिस्टम्स है यूज किए जाते हैं। ब्रॉडली तीन तरह के क्लासिफिकेशन सिस्टम्स होते हैं। जो फर्स्ट होता है ऑपरेशनल क्लासिफिकेशन, सेकंड होता है फिशर प्रोजेक्शन और थर्ड होता है कान इनगोल्ड प्रीलॉग सिस्टम्स। तो आज के लेक्चर में हम बेसिकली इन्हीं पहले दो सिस्टम्स की बात करेंगे, यानी कि ऑपरेशनल क्लासिफिकेशन और फिशर प्रोजेक्शन की। लेकिन सबसे पहले हम बात करते हैं कि ऑप्टिकल एक्टिविटी क्या होती है और किस तरह के मॉलिक्यूल्स होते हैं वो ऑप्टिकल एक्टिविटी या ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज शो करते हैं। तो ऑप्टिकल एक्टिविटी क्या होती है? ऑप्टिकली एक्टिविटी वो होती है कि जहां पर मॉलिक्यूल्स एक प्लेन, जो पोलराइज लाइट होती है उसके प्लेन को किस तरह से रोटेट करते हैं। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन आ जाता है कि व्हाट इज, सबसे पहला क्वेश्चन आपके दिमाग में यही आएगा कि व्हाट इज अ पोलराइज लाइट। तो ऑल्दो वो थोड़ा सा अपने आप में एक फिजिक्स का एक ब्रॉड टॉपिक है, लेकिन फिर भी मैं आपको ब्रीफली एक्सप्लेन कर देता हूँ कि ऑप्टिकल की पोलराइज लाइट क्या होती है। नॉर्मली जो भी सनलाइट होती है या एक बल्ब से, इलेक्ट्रिक बल्ब से आने वाली जो लाइट होती है वो अनपोलराइज लाइट होती है। अब लाइट्स क्या होती हैं या जो रेडिएशन होती हैं, दे आर बेसिकली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। तो उनके अंदर दो कंपोनेंट होते हैं, एक इलेक्ट्रिक कंपोनेंट होता है और एक मैग्नेटिक कंपोनेंट होता है, यानी कि एक इलेक्ट्रिक फील्ड होगा और मैग्नेटिक फील्ड होगा। और जहां पर जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो ऑसिलेट करते हैं और वो डिफरेंट प्लेन्स के अंदर उनका ऑसिलेशन होता है। तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती हैं या जो मैग्नेटिक फील्ड होते हैं वो डिफरेंट प्लेन्स के अंदर रोटेट करते हैं इन केस ऑफ अनपोलराइज लाइट। लेकिन जो पोलराइज लाइट्स होती हैं उनके अंदर ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड या मैग्नेटिक फील्ड होते हैं उनका प्रोपिगेशन फिक्स्ड होता है, यानी कि दे रोटेट ओनली इन, जो ऑसिलेशन होता है दैट ओनली अकर्स इन अ सिंगल प्लेन। तो ऐसे लाइट्स जो कि एक सिंगल प्लेन के अंदर ही, जहां पर कि इलेक्ट्रिक फील्ड या मैग्नेटिक फील्ड का ऑसिलेशन होता है, दैट लाइट इज कॉल्ड एज अ पोलराइज्ड लाइट। तो हम कह सकते हैं कि मॉलिक्यूल्स होते हैं वो पोलराइज्ड लाइट को क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन के अंदर रोटेट करते हैं उसके प्लेन को। तो इस तरह, तो ऐसे मॉलिक्यूल्स को हम क्या कहते हैं? ऑप्टिकली एक्टिव मॉलिक्यूल्स हम उनको कहते हैं। तो ऑप्टिकल एक्टिविटी शो करने वाले मॉलिक्यूल्स के अंदर एक खास तरह का फीचर होता है जिसको हम बोलते हैं कायरलिटी। क्या कहते हैं इसको? कायरलिटी। तो कायरलिटी के लिए क्या होना चाहिए? मॉलिक्यूल्स के अंदर क्या होना चाहिए? एसिमेट्री होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? एसिमेट्री। जो एक सेंट्रल एटम होना चाहिए मॉलिक्यूल्स के अंदर, वो क्या, उससे क्या होना चाहिए? डिफरेंट तरह के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो जुड़े होने चाहिए। सिमेट्री किस केस में होगी? सबसे पहले तो हम यही बात कर लेते हैं, व्हाट इज सिमेट्री। तो सिमेट्री या एसिमेट्री हम किस रिस्पेक्ट में बात करते हैं? जो पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल्स होते हैं उनके अंदर एक सेंट्रल एटम होता है। तो सेंट्रल एटम के साथ जब सेम टाइप के एटम्स या ग्रुप्स कनेक्टेड रहते हैं तो इस तरह के मॉलिक्यूल्स को क्या कहते हैं? हम सिमेट्रिक मॉलिक्यूल्स कहते हैं। क्योंकि यहां पर क्या हो गया, हम इसको किसी भी तरह से स्टडी कर लें, किसी भी मर्जी एंगल से हम स्टडी कर लें, मॉलिक्यूल्स क्या होगा, दो तरह के सिमिलर टाइप ऑफ पार्ट्स, आपको इक्वल पार्ट्स हैं वो दिखाई देंगे। और एसिमेट्रिक मॉलिक्यूल्स के अंदर, जैसे मैंने यहाँ पर एग्जांपल शो किया हुआ है फ्लोरो क्लोरो ब्रोमो मीथेन का। अब इसके अंदर जो सेंट्रल कार्बन एटम होता है उसके साथ चार डिफरेंट तरह के मॉलिक्यूल्स है, सॉरी एटम्स है, वो कनेक्टेड है। जैसे फ्लोरीन हो गया, क्लोरीन हो गया, ब्रोमीन हो गया और एक हाइड्रोजन एटम हो गया। तो यहां पर क्या होगा कि जब हम इसको इसकी मिरर इमेज के अंदर देखते हैं तो व्हाट वी विल सी कि जो ओरिएंटेशन हो गया मॉलिक्यूल्स का वो क्या हो गया? डिफरेंट हो गया। तो एसिमेट्रिक मॉलिक्यूल्स के अंदर जनरली जो मिरर इमेजेस होती हैं दे आर नॉन सुपर इम्पोजिबल। क्या होते हैं? नॉन सुपर इम्पोजिबल। तो ऑप्टिकली एक्टिव मॉलिक्यूल्स क्या हो गए? फर्स्ट ऑफ ऑल, फर्स्ट उनके अंदर क्या होगा? कायरलिटी। कायरलिटी कहां से आएगी कि उनके अंदर क्या होगा? मॉलिकुलर एसिमेट्री होगी। मॉलिकुलर एसिमेट्री कहां से आएगी? उनके अंदर एक कायरल सेंटर होगा विच इज हैविंग
which is connected by different type of groups और different type of atoms. अब हम बात करेंगे ऑपरेशनल क्लासिफिकेशन की. एक और पॉइंट जो यहाँ पर डिस्कस करने लायक है वो ये है कि जो पोलराइजेशन को देखने के लिए खास तरह का इंस्ट्रूमेंट है वो यूज किया जाता है पोलरीमीटर. यहाँ पर मैंने इस पोलरीमीटर का एक रफ स्केच है वो शो किया हुआ है. जो ऑब्जर्वर है he or she is basically watching this light source और वो जो पोलराइजेशन ऑफ लाइट है जो पोलरीमीटर है जो फिक्स पोलराइजर है वो इस लाइट को डिफरेंट डायरेक्शन जैसे मैंने बताया था कि क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज किस तरह से दिखाई देता है उसी को बेसिकली हम पोलरीमीटर के थ्रू ऑब्जर्व करते हैं. तो ऑपरेशनल क्लासिफिकेशन के अंदर पोलरीमीटर के थ्रू जो हम पोलराइज लाइट को रोटेट करते हैं और उसके बेस पर जो मॉलिक्यूल्स पॉजिटिव या क्लॉकवाइज या काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन के अंदर पोलराइज लाइट के प्लेन को रोटेट करते हैं उसी के बेस पर मॉलिक्यूल्स को दो कैटेगरीज के अंदर डिवाइड किया जाता है. एक होता है जिसको हम बोलते हैं डी और दूसरा होता है एल. D stands for dextrorotatory and L stands for levorotatory. और यहाँ पर dextro का मीनिंग होता है राइट और क्लॉकवाइज. लेवोरोटेटरी का मतलब होता है लेफ्ट और काउंटर क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज. जो मॉलिक्यूल्स जो प्लेन पोलराइज लाइट होती है उसके प्लेन को क्लॉकवाइज डायरेक्शन के अंदर रोटेट करते हैं so they are basically called as dextrorotatory and the other one are called as L. और पोलरीमीटर हमें क्या बताता है क्वांटिफाई भी करके बताता है कि मॉलिक्यूल्स कितना ज्यादा या कितना कम पोलराइज लाइट प्लेन को रोटेट करते हैं. ठीक है ना. पोलराइज लाइट के प्लेन को कितना रोटेट करते हैं उसको हम पोलरीमीटर के थ्रू डिफाइन भी कर सकते हैं. और क्वांटिफिकेशन के लिए एक टर्म यूज होती है स्पेसिफिक रोटेशन. तो जो स्पेसिफिक रोटेशन जो टर्म होती है उसको हम एक स्पेसिफिक सिंबल अल्फा से रिप्रेजेंट करते हैं. यहाँ पर सब सुपरस्क्रिप्ट में लिखते हैं 25 और नीचे लिखते हैं d. दैट इज इक्वल्स टू रोटेशन ऑफ लाइट इन डिग्रीज डिवाइड बाय ऑप्टिकल पाथ लेंथ दैट इज प्रेजेंटेड इन डेसीमीटर एंड concentration of the solution. In some books you will find it the unit as gram per cc and in some books you will find the unit as gram per ml. तो specific rotation क्या हो गया d stands for degree and 25 is the temperature. तो specific rotation क्या हो गया कि कोई molecules जो polarized light है उसके plane को 25 डिग्री सेल्सियस पर कितना रोटेट करता है पर यूनिट पाथ लेंथ पर यूनिट कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन. स्पेसिफिक रोटेशन की जो वैल्यूज होती हैं वो अलग अलग मॉलिक्यूल्स के लिए अलग अलग होती हैं. फॉर एग्जांपल जैसे प्रोलीन हो गया, ल्यूसीन हो गया एंड आर्जिनिन हो गया. प्रोलीन के लिए होती है नॉर्मली ये -86.1 डिग्री, ल्यूसीन के लिए होती है -10.4 डिग्री एंड आर्जिनिन के लिए होती है +12.4 डिग्री. तो इसका मतलब क्या हो गया ऑपरेशनल क्लासिफिकेशन के बेस पर हम कह सकते हैं प्रोलीन इज अ levorotatory molecules. Likewise leucine is also a levorotatory molecules while arginine is a dextrorotatory molecule. लेकिन ये जो ऑपरेशनल क्लासिफिकेशन है ये नहीं बताता कि मॉलिक्यूल्स के अंदर जो डिफरेंट ग्रुप्स हैं या डिफरेंट एटम्स हैं उनका 3 डायमेंशनल स्पेस के अंदर उनका खुद का अरेंजमेंट कैसा है. सो इट डज नॉट टेक इन दिस थिंग इनटू अकाउंट. इस लिमिटेशन को किसने दूर किया? फिशर ने. सो ही बेसिकली केम अप विद द आइडिया with another convention or another classification to show the optical activity of molecules and this system is called as Fisher projection. अब फिशर प्रोजेक्शन के अंदर क्या होता है कि जो मॉलिक्यूल्स के अंदर जो एटम्स का अरेंजमेंट है उसको एक रेफरेंस मॉलिक्यूल के साथ कंपैरिजन करके स्टडी किया जाता है. और फिशर प्रोजेक्शन के अंदर जो रेफरेंस मॉलिक्यूल होता है दैट इज ग्लिसरल्डिहाइड. तो अब हम बात करेंगे फिशर प्रोजेक्शन की. लेकिन फिशर प्रोजेक्शन को स्टडी करने से पहले हमें एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है उसको समझना जरूरी है. अदरवाइज जो बुक्स हैं बायोकेमिस्ट्री की जहां पर की ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अमाइनो एसिड या शुगर मॉलिक्यूल उनकी बात की जाती है वहां पर इस कंसेप्ट को एक्सप्लेन नहीं किया जाता है या एक्सप्लेन किया भी जाता है तो देन इट बिकम्स रियली वेरी confusing and that concept is
स्टीरियो आइसोमेरिज्म। स्टीरियो आइसोमेरिज्म क्या होता है कि ऐसे मॉलिक्यूल्स जिनका मॉलिक्यूलर वेट भी सेम होता है या उनके अंदर जो कंपोजिशन होता है डिफरेंट एटम्स का वो भी सेम होता है, लेकिन उनका जो 3 डायमेंशनल स्पेस के अंदर जो डिफरेंट एटम्स या ग्रुप्स होते हैं इन मॉलिक्यूल्स के अंदर वो डिफरेंट होता है। सो दे दोज मॉलिक्यूल्स आर कॉल्ड एज स्टीरियो आइसोमर्स ऑफ ईच अदर एंड दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड एज स्टीरियो आइसोमेरिज्म। अब स्टीरियो आइसोमेरिज्म होती है, ये ब्रॉडली 2 कैटेगरीज के अंदर हम इसको डिवाइड कर सकते हैं। वो एक होती है ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म और दूसरी होती है ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। तो क्लियरली जैसे नेम इंडिकेट कर रहा है कि देयर इज सम difference within the geometry in the first case, while in the latter case there is some difference in the optical properties of molecules or the isomers. तो ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म्स के केस में क्या होता है कि जो सेंट्रल एटम्स होते हैं या जो सेंट्रल एक ग्रुप होता है मॉलिक्यूल्स के अंदर, उसके रेस्पेक्ट में अगर जो कॉन्स्टिट्यूटिंग ग्रुप्स या एटम्स होते हैं वो अगर सेम साइड पर होते हैं तो अब हम उनको कह देते हैं सिस आइसोमर्स, और अगर वो ऑपोजिट साइड पर होते हैं देन दे आर कॉल्ड एज ट्रांस आइसोमर्स। इसको हम एक छोटे से एग्जांपल से समझ सकते हैं, जैसे ब्यूटीन से 2 ब्यूटीन। ब्यूटीन क्या होता है? 4 कार्बन मॉलिक्यूल होता है, 4 कार्बन मॉलिक्यूल होता है। तो अगर जैसे यहाँ पर ये जो दोनों मिथाइल ग्रुप्स हैं ये सेम ओरिएंटेशन का क्या हो गया, सेम डायरेक्शन में हो गया, 3 डायमेंशनल स्पेस के अंदर द कॉन्फ़िगरेशन और the conformation of these molecules is on the same side, then such geometrical isomers are called as cis isomers. तो इसको हम बोल देंगे cis 2 butene. This is called as cis 2 butene. और ट्रांस के केस में क्या होगा, जो मिथाइल ग्रुप्स हो गए they are oriented in the opposite direction, then this molecule will be called as trans 2 butene. ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म जिसको अभी हम पढ़ते आ रहे हैं कि ऐसे मॉलिक्यूल्स जो कि ऑप्टिकल एक्टिविटी के अंदर डिफरेंशिएट करते हैं। तो इसको हम ब्रॉडली 2 कैटेगरीज के अंदर डिवाइड कर सकते हैं ऑप्टिकल आइसोमर्स को। एक होते हैं इनेंशियोमर्स एंड द सेकंड वन इज कॉल्ड एज डायस्टीरियोमर्स। अब इनेंशियोमर्स क्या होते हैं? नॉर्मली इनके अंदर एक सिंगल कायरल सेंटर होता है। इस इनेंशियोमर्स के अंदर क्या होता है? मोस्टली इनके अंदर क्या होता है? सिंगल कायरल सेंटर होता है। और दूसरी क्या बात होती है कि जो इनेंशियोमर्स होते हैं दे आर मिरर इमेजेस। इनेंशियोमर्स आर ऑलवेज मिरर इमेजेस। और डायस्टीरियोमर्स के केस में क्या होता है? दे हैव मल्टीपल कायरल सेंटर्स। नॉर्मली ये क्या होते हैं? दे आर नॉन मिरर इमेजेस। दे आर नॉट, जो डायस्टीरियोमर्स होते हैं दे आर नॉट मिरर इमेजेस ऑफ ईच अदर। एक चीज जो मैं पहले बताना भूल गया था कि सभी अमाइनो एसिड्स के अंदर कायरल सेंटर होता है एक्सेप्ट ग्लाइसिन। ग्लाइसिन एक ऐसा अमाइनो एसिड होता है आउट ऑफ ऑल द 20 नेचुरली अकरिंग अमाइनो एसिड्स जिसके अंदर कायरल सेंटर नहीं होता। तो अब हम आगे बढ़ सकते हैं। वी कैन स्टडी द अबाउट दिस फिशर प्रोजेक्शन। तो फिशर प्रोजेक्शन के अंदर हम बात करते हैं एक रेफरेंस मॉलिक्यूल की, एंड दैट रेफरेंस मॉलिक्यूल इज ग्लिसरल डिहाइड। इसके रेस्पेक्ट के अंदर क्या करते हैं जो साइंटिस्ट होते हैं? हाइपोथेटिकल थ्योरिक रिएक्शन क्रिएट करते हैं और डिफरेंट ग्रुप्स को ओरिएंटेशन इन ग्रुप्स के रेस्पेक्ट में स्टडी किया जाता है। उन मॉलिक्यूल्स की ओरिएंटेशन विद रिस्पेक्ट टू दिस ग्लिसरल डिहाइड, उसके बेस पर 2 तरह के इनेंशियोमर्स हैं हम स्टडी करते हैं, जिनको हम बोलते हैं डी इनेंशियोमर्स एंड एल इनेंशियोमर्स। अब जहां पर हमने ऑपरेशनल क्लासिफिकेशन की बात की थी वहां हमने क्या कहा था? डेक्स्ट्रो रोटेटरी और लेवो रोटेटरी। तो वहां से आपको कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है ना, वहां से कंफ्यूज नहीं होना। और दूसरी बात मैंने वहां पर बताई थी फर्स्ट क्लासिफिकेशन के केस में जो कैपिटल डी और कैपिटल एल हैं दे आर ऑफ लार्जर साइज। यहां पर भी कैपिटल डी और कैपिटल एल अल्फाबेट यूज हो रहे हैं, बट जब हम उनको बुक्स के अंदर पढ़ते हैं या उनका रिप्रेजेंटेशन देखते हैं दे आर हैविंग स्मॉलर साइज। इनका जो अल्फाबेट्स का जो साइज होता है इन कंपैरिजन टू दैट टू द कन्वेंशन यूज इन ऑपरेशनल क्लासिफिकेशन, उसके कंपैरिजन में यहाँ पर स्मॉलर होता है। ये चीज आपको ध्यान में रखनी होगी। फिशर प्रोजेक्शन के अंदर हम आगे बात करेंगे कि मॉलिक्यूल्स को हम किस तरह से उनकी ज्योमेट्रिकल कॉन्फ़िगरेशन या जो फिशर प्रोजेक्शन को हम किस तरह से मिरर इमेजेस के साथ किस तरह से उनको
रिप्रेजेंट कर सकते हैं। सबसे पहले हम ड्रॉ कर लेंगे ज्योमेट्रिकल स्ट्रक्चर्स। तो दिस इज कॉल्ड एज ज्योमेट्रिकल फॉर्मूला और ज्योमेट्रिकल प्रेजेंटेशन, एंड देन वी विल राइट अबाउट दी फिशर प्रोजेक्शन। एक चीज यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है, जो बॉन्ड्स होते हैं आउट ऑफ द प्लेन और इनटू द प्लेन बॉन्ड्स होते हैं, उनको ज्योमेट्रिकल का प्रेजेंटेशन के टाइम पर हम डिफरेंट तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। जो थिक ट्रायंगुलर बॉन्ड्स होते हैं दे रिप्रेजेंट द molecules which are out of the plane of a paper or this board, and these thin bonds present the orientation of molecules within the plane of the paper or the board. Fisher projection के अंदर हम क्या करेंगे, the representation is very similar, very simple rather. So only thin bonds are used to represent the orientation of molecules. This is called as L-glyceraldehyde and this is called as डीग्लिसरल्डिहाइड। जो प्रोटीन्स के अंदर जो भी अमाइनो एसिड्स होते हैं, इनफैक्ट दे आर अल्फा अमाइनो एसिड्स। अल्फा अमाइनो एसिड्स हम इनको क्यों कहते हैं, क्योंकि जो कार्बोक्सिलिक ग्रुप होता है, जैसे ये आपका CO नेगेटिव ग्रुप हो गया, ये अमाइन ग्रुप हो गया, दिस इज H एंड दिस इज योर साइड चेन। तो कार्बोक्सिलिक ग्रुप के साथ जो कार्बन प्रेजेंट होता है, दिस इज अल्फा कार्बन, और इस अल्फा कार्बन के साथ अमाइन ग्रुप प्रेजेंट होता है। तो प्रोटीन्स के अंदर मिलने वाले जो भी अमाइनो एसिड्स होते हैं, दे आर कॉल्ड एज अल्फा अमाइनो एसिड्स। और दूसरी बात यह है कि जितने भी प्रोटीन मॉलिक्यूल्स होंगे, उनके अंदर जो भी अमाइनो एसिड नेचुरली अकरिंग जो प्रोटीन्स या नेचुरली अकरिंग अमाइनो एसिड्स होते हैं, दे आर ऑलवेज एल अल्फा अमाइनो एसिड्स। फिशर प्रोजेक्शन वाज बेसिकली गिवन बाय फिशर इन 1891। He was rather only 50% sure about these L and D configurations of glyceraldehyde and the corresponding amino acids or sugar molecules. लेकिन in 1941, after the discovery of X-ray crystallography, it was rather experimentally proven कि जो फिशर ने जो प्रोजेक्शन दिया था, that was absolutely correct. अब आप यहाँ पर देख रहे हो कि ये जो एसिमेट्री है, इसी के बेस पर ये दो इनेंशियोमर्स हैं, L और D हैं, ये बताए जाते हैं। जो मॉलिक्यूल L अल्फा अमाइनो एसिड्स हैं, उनके अंदर L ग्लिसरल्डिहाइड के कंपैरिजन में जो ग्रुप्स होते हैं, उनका कैसा ओरिएंटेशन होता है। तो अगेन वी विल ड्रॉ द अल्फा कार्बन एटम एज इट इज, देन इंस्टेड ऑफ दिस एल्डिहाइड ग्रुप वी विल हैव कार्बोक्सिलिक ग्रुप इन द L अल्फा अमाइनो एसिड्स। ये हाइड्रोजन की जगह यहाँ पर हाइड्रोजन एटम आ जाएगा रिप्रेजेंटेशन। OH विल बी रिप्लेस्ड बाय अमाइन ग्रुप, एंड दिस CH2OH ग्रुप, दिस इज रिप्लेस्ड बाय द साइड चेन। दिस configuration is called as L alpha amino acid. So now with the help of a typical amino acid example, we will understand कि हम फिशर प्रोजेक्शन के थ्रू उन अमाइनो एसिड्स को कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो उसके लिए हम एग्जांपल लेंगे थ्रियोनिन का। थ्रियोनिन का हम एग्जांपल क्यों लेंगे, क्योंकि थ्रियोनिन के अंदर क्या होते हैं, दो कायरल सेंटर्स होते हैं। इट कंसिस्ट ऑफ 2 कायरल कार्बन एटम्स। कैसे होते हैं, तो अगेन जैसे मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया था, सबसे पहले फिशर प्रोजेक्शन के अंदर एल अल्फा अमाइनो एसिड्स के अंदर क्या होता है, टॉप पर कार्बोक्सिलिक ग्रुप होता है, देन देयर इज अ कायरल कार्बन एटम। राइट हैंड साइड पर आपने क्या रिप्रेजेंट करना है, हाइड्रोजन ग्रुप, एंड देन दिस इज योर अमाइन ग्रुप, और नीचे क्या आ जाएगा, आपका साइड चेन आ जाएगा। अब थ्रियोनिन के केस में क्या होता है, ये आपका इस तरह से स्ट्रक्चर होती है, एक हाइड्रोक्साइल ग्रुप होता है साइड चेन के अंदर और साथ में एक मिथाइल ग्रुप होती है। ये आपका क्या बन गया, एल थ्रियोनिन बन गया। अब हमने डी थ्रियोनिन बनाना है, क्या करेंगे, वी विल जस्ट ओरिएंट द मॉलिक्यूल्स इन अपोजिट डायरेक्शंस। तो ये आपका क्या बन जाएगा, डी थ्रियोनिन। अब आगे बढ़ने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि अगर मॉलिक्यूल्स, मैंने आपको बताया ना कि हमने थ्रियोनिन का एग्जांपल क्यों लिया, वहां पर इस चीज के अब डिस्कशन करेंगे। थ्रियोनिन के अंदर क्या होते हैं, 2 कायरल सेंटर होते हैं, पहला ये, दूसरा ये, ठीक है ना। कैसे है पहला, क्योंकि एक फर्स्ट कार्बन के इस केस के अंदर क्या है, एक अमाइन ग्रुप, ये दूसरा आपका हाइड्रोजन हो गया, तीसरा कार्बोक्सिलिक ग्रुप हो गया, और चौथा ये साइड चेन हो गई। दूसरे केस में क्या हो गया, इसके साथ एक हाइड्रोजन, एक हाइड्रोक्साइल और एक मिथाइल ग्रुप हो गया, और ऊपर ये आपका बैकबोन हो गया अमाइनो एसिड का। तो इस तरह से जब
तो 2 कायरल सेंटर हो गए। तो नॉर्मली अगर हम क्या कहते हैं कि अगर आपके पास n कायरल सेंटर्स हैं तो नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर्स कितने हो जाएंगे, दैट विल बी 2 रेज टू द पावर ऑफ n, और पेयर्स कितने हो जाएंगे, दैट विल बी 2 रेज टू द पावर ऑफ n माइनस 1। अगर हम n की वैल्यू 2 रखते हैं तो आपके पास कितने हो जाएंगे, 2 रेज टू द पावर ऑफ 2, तो आपके पास स्टीरियो आइसोमर्स हो जाएंगे 4, and this will be 2 raised power of 2 minus 1, that is 2 raised power of 1 equals to 2, 2 पेयर हो जाएंगे। तो अब आप कहोगे कि इनके केस में तो हमने 2 रेज पावर ऑफ 2, 4 हमारे पास स्टीरियो आइसोमर्स होने चाहिए, लेकिन हमने कितने शो करे हैं, एल थ्रियोनिन और डी थ्रियोनिन। तो एल थ्रियोनिन और डी थ्रियोनिन क्या होते हैं, दे आर रादर इनेंशियोमर्स होते हैं। ये क्या है, इनेंशियोमरिक पेयर्स हैं। और इनके अलावा, इस इनेंशियोमरिक पेयर के अलावा एक पेयर और प्रेजेंट होता है थ्रियोनिन के केस में, एंड अनदर पेयर इज कॉल्ड एज एल एलओ एंड डी एलओ फॉर्म्स। इनेंशियोमरिक पेयर जो होते हैं दे आर फिजिकली एंड केमिकली इनडिस्टिंग्विशेबल। ओके, उनको हम डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते हैं, डिफरेंशिएट नहीं कर सकते हैं नॉर्मल जो सेपरेशन मेथड होते हैं उनके थ्रू। वेयर एज in case of diastereomers which are LLO and DLO forms, they are physically and chemically distinguishable, means उनका एक इन दोनों जो फॉर्म्स होंगे इनका क्या होगा, जो फिजिकल प्रॉपर्टीज होंगी जैसे मेल्टिंग पॉइंट हो गया, बॉइलिंग पॉइंट हो गया, या केमिकल रिएक्टिविटी, इन दोनों फॉर्म्स की क्या होगी, डिफरेंट होगी, वो आइडेंटिकल नहीं होगी। अब हम देखते हैं कि LLO और DLO फॉर्म्स को थ्रियोनिन के केस में हम किस तरह से ड्रॉ कर सकते हैं। अगेन वी विल राइट द स्ट्रक्चर ऑफ, वी विल ड्रॉ द बेसिक स्केलेटन और बेसिक बैकबोन ऑफ अमाइनो एसिड्स। ये आपने इस तरह से ड्रॉ कर लेना है। तो ऊपर वाला जो स्ट्रक्चर था जैसे हमने एल थ्रियोनिन के केस में ड्रॉ किया था दैट इज सेम, लेकिन एल एलओ फॉर्म के केस में, एल एलओ थ्रियोनिन के केस में क्या होगा, दिस बिकम्स रिवर्स्ड। अब इसकी अगेन मिरर इमेज होगी, दैट इज को हमने फिर उलट देना है, यहाँ पर रिवर्स कर देना है, और इसको भी हमने रिवर्स कर देना है। तो दिस इज हाउ यू गेट डी एलो थ्रियोनिन। अब फिशर प्रोजेक्शन के केस में अब फाइनली हम बात करेंगे एलो फॉर्म्स के अलावा मीजोफॉर्म्स की। जो मीजोफॉर्म्स होती हैं उन कायरल सेंटर्स या उन अमाइनो एसिड्स के केस में देखने को मिलती हैं जहां पर कि जो कायरल सेंटर, जो एक या दो या दो से ज्यादा जो कायरल सेंटर्स होते हैं वो बिल्कुल आइडेंटिकल होते हैं। और इसका सबसे टिपिकल एग्जांपल क्या होता है, दैट इज एल सिस्टीन, या रादर हम सिस्टीन अमाइनो एसिड की बात कर रहे हैं। तो सिस्टीन क्या होता है, एक ऐसा अमाइनो एसिड होता है जिसके अंदर टर्मिनल्स पर क्या होता है, थायोल ग्रुप होता है। और इस थायोल ग्रुप की वजह से जो सिस्टीन जो अमाइनो एसिड्स होते हैं दे आर रादर प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ अ डाइपेप्टाइड। तो ये कभी भी मोस्टली ये आइसोलेशन के अंदर प्रेजेंट नहीं होता, इट इज मोस्ट कॉमनली फाउंड इन द फॉर्म ऑफ अ डाइपेप्टाइड, क्योंकि ये जो एसएच ग्रुप्स होते हैं ये आपस में रिएक्ट कर देते हैं एंड यू विल गेट अ डाइसल्फाइड लिंकेज। तो इसी की स्ट्रक्चर को हम यहाँ पर ड्रॉ करेंगे। तो इसकी स्ट्रक्चर ड्रॉ करने के लिए अगेन हमने COO नेगेटिव ऊपर लिख लेना है, यहाँ पर कार्बन आ गया, दिस इज योर हाइड्रोजन, दिस इज योर NH3 पॉजिटिव, अगेन आपका यहाँ पर CH2, और एक आपके पास टर्मिनल का सल्फर SH ग्रुप हो गया। और मैंने जैसे अभी बताया कि जो SH ग्रुप होते हैं वो दो SH ग्रुप आपस में रिएक्ट कर देते हैं विद द एलिमिनेशन ऑफ हाइड्रोजन, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, एक डाइसल्फाइड लिंकेज बन जाएगी। सो दिस इज एल सिस्टीन, एंड इसका आपको मिरर इमेज तरह से मिलेगा। So this is your D-cysteine amino acid. This is L-cysteine and this is D-cysteine amino acid. इनके अलावा क्या होता है, इन दो फॉर्म्स के अलावा एक मीजो फॉर्म्स भी प्रोटीन्स के अंदर, या इस अमाइनो एसिड का एक मीजो फॉर्म भी देखने को मिलता है, एंड दिस मीजोफॉर्म इज आल्सो कॉल्ड एज इंटरनली कंप्रेस्ड स्ट्रक्चर। नॉर्मली ये जो इंटरनली कंप्रेस्ड स्ट्रक्चर्स होते हैं प्रोटीन मॉलिक्यूल्स के अंदर देखने को नहीं मिलते हैं। वी विल ऑलवेज एनकाउंटर एल सिस्टीन इन नेचुरली अकरिंग अमाइनो एसिड्स। ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप ड्रॉ कर लेना है, दिस इज योर H एंड दिस इज NH3 positive, this is CH2, again you have to draw the disulfide linkage, then again your CH2 group, then again this is carbon, then this again COO
नेगेटिव, दिस इज NH3 एंड दिस इज हाइड्रोजन। तो इस तरह से जो ओरिएंटेशन हो गया मीजोसिस्टीन का, उसके अंदर क्या हो गया, जो आपके पास सेकेंड अमाइन ग्रुप हो गया दैट इज वेरी डिफरेंट। इसमें क्या हो गया, एक प्लेन ऑफ सिमेट्री बन जाता है। फाइनली मैं ये समराइज करना चाहूंगा कि जो प्रोटीन्स के अंदर क्या होता है, सिस्टीन का सिर्फ एक ही फॉर्म देखने को मिलता है नेचुरली अकरिंग प्रोटीन के अंदर, दैट इज ओनली एल सिस्टीन, जो इससे पहले हमने ड्रॉ करा था। आई होप आपको भी ये लेक्चर समझ में आ गया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है देन प्लीज डू नॉट फॉरगेट टू लाइक दिस वीडियो एंड ऑल्सो प्लीज शेयर दिस वीडियो विद ऑल स्टूडेंट्स और टीचर्स एज वेल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।